हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। सी प्रोग्रामिंग की पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है ये हमने प्रोग्रामिंग के जरिए देखा था। हमने समझा था कि जब भी हमारे पास दो चॉइस होती हैं और हमको डिसीजन लेना होता है कि हम एक काम करें या दूसरा काम करें, तो उस सिचुएशन में हम इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पर कई रियल लाइफ की प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं जिनमें हमारे पास दो से ज्यादा चॉइसेस हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये सिंपल इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट से तो काम नहीं बन पाएगा। तो हमको कुछ और कंट्रोल स्टेटमेंट देखनी होंगी जो हमारी इस तरह की सिचुएशन में हमको हेल्प करें। तो यहां पर हमको जरूरत पड़ती है नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ कंट्रोल स्टेटमेंट की। अब ये दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करती हैं, कैसे हम इनको प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ कोड स्निपेट्स जिनमें हमने इन दोनों कंसेप्ट को यूज भी किया होगा और आपको बताना होगा कि उस कोड का क्या आउटपुट आएगा या क्या एरर आ सकती है। Excited to know all this? So let's start. तो पहले हम समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स की वर्किंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में कहा गया है हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर इनपुट करने पर जो लार्जेस्ट नंबर है उन दोनों में वो हमको प्रिंट करना है। और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं देन हमारा मैसेज आना चाहिए बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो फॉर एग्जांपल आपके दो नंबर्स हैं ए एंड बी एंड उनकी वैल्यूज है 50 एंड 60। तो आपको आंसर आना चाहिए 60 इज लार्जेस्ट नंबर। और अगर पहला नंबर लेट से 100 है एंड सेकंड नंबर है 10, तो 100 बड़ा है तो आना चाहिए 100 इज लार्जेस्ट नंबर। एंड अगर दोनों नंबर इक्वल हैं लेट से 50 50, तो आंसर आना चाहिए बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये सेम क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है जिसमें हमने इफ एल्स की वर्किंग को समझा था। तो अगर आपने इफ एल्स वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आप उस वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। उस समय हमने ये माना था कि अगर दोनों नंबर इक्वल होंगे तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। दैट मीन्स यूजर कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि ए की वैल्यू 50 है एंड बी की वैल्यू भी 50 ही है। दैट मीन्स दोनों नंबर कभी इक्वल होंगे ही नहीं, ऐसा कभी यूजर इनपुट देगा ही नहीं। ये क्वेश्चन में हमने अजम्पशन रखा था, तो उस अनुसार हमारा ये प्रोग्राम बन गया था। दैट मीन्स हमारे पास केवल दो कंडीशन ही थी। अगर हम दो नंबर इनपुट देंगे ए एंड बी तो या तो हमारा ए प्रिंट होना था या बी प्रिंट होना था। तो इसलिए हमने इफ एल से वो प्रोग्राम बना लिया था। लेकिन अगर हम अपने करंट प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम में हमें बोला गया है कि अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो हमको इक्वल वाला मैसेज भी प्रिंट करना है। तो हम ए भी प्रिंट कर सकते हैं अगर ए ग्रेटर है, या हो सकता है बी ग्रेटर है, या हो सकता है दोनों नंबर इक्वल है, तो थर्ड केस होगा इक्वलिटी का। तो ये तीनों केस हमारे प्रोग्राम में हैंडल होने चाहिए। जबकि ये वाला इफ एल्स का प्रोग्राम तीसरी कंडीशन दैट इज दोनों नंबर इक्वल है वो कंडीशन हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम ये थर्ड केस दैट इज इक्वलिटी वाला केस कैसे हैंडल कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। उससे पहले हम समझते हैं नेस्टेड इफ एल्स का क्या मीनिंग होता है। तो पहले समझते हैं नेस्टेड इफ का क्या मीनिंग होता है। तो नॉर्मली नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स भी है, तो आप कहेंगे छोटा वाला बॉक्स नेस्टेड है किसके अंदर, बड़े वाले बॉक्स के अंदर। उसी तरह से नेस्टेड इफ का मीनिंग होता है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट प्रेजेंट होना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा इफ स्टेटमेंट है और इसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है और ये टोटल हमारी बॉडी है इफ की, जो ये बाहर वाला इफ है। इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी हो सकती हैं, फिर इसके अंदर एक और इफ है और ये करली ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है। तो ये करली ब्रैकेट बोल रहा है कि ये सब बॉडी है किसकी, इस वाले इफ की, करेक्ट। और इसके अंदर भी कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है। देन इस इफ को खत्म होने के बाद यहाँ पर एक और लाइन लिखी हो सकती है, एक भी हो सकती है कई और भी हो सकती है। डॉट डॉट मतलब हम यहाँ मान रहे हैं कुछ लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट। तो अगर हम यहाँ देखें इस बड़े वाले इफ के अंदर उसकी बॉडी के अंदर एक और इफ लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये वाला आपका छोटा बॉक्स है, ठीक है, और ये इफ बड़ा वाला बॉक्स है, तो इसे बोल सकते हैं आप आउटर इफ, ठीक है। और ये वाला है आपका इनर इफ। तो ये इफ जो इनर वाला है ये नेस्टेड है किसके अंदर, बड़े वाले इफ के अंदर। तो इस तरीके से अगर आपने इफ स्टेटमेंट को यूज किया है तो आप कहेंगे आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स यूज करी हैं, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी यूज किया है। अब अगेन यहाँ पर आपने एक इफ यूज किया है इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर, ऐसा ही हो सकता है कि आप फिर से एक इफ और यूज कर लें ऐसे ही। तो हम कहेंगे इस बड़े वाले इफ के अंदर दो इफ
नेस्टेड है। तो इस तरह से आउटर इफ के अंदर कितने भी नेस्टेड इफ हो सकते हैं। ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया है। इसमें अगर आप देखें, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, ये ब्रैकेट आपका यहाँ बंद हो रहा है और ये वाला ब्रैकेट आपका यहाँ बंद हो रहा है। तो अगर आप ये देखें, सबसे बड़ा आउटर वाला इफ ये है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लाइनें लिखी हैं, फिर उसके अंदर एक और इफ है, दैट मीन्स ये वाला इफ, ठीक है। फिर इस इफ की बॉडी यहाँ से यहाँ तक की है, तो इस वाले इफ के अंदर ये थर्ड इफ भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से देखें, ये वाला जो इफ है ये इस सेकंड वाले इफ के अंदर है और ये जो सेकंड वाला इफ है ये हमारा ये फर्स्ट यानी कि आउटर इफ के अंदर नेस्टेड है। तो इस तरीके से भी एक इफ के अंदर कितने भी इफ नेस्टेड हो सकते हैं। ऐसे ही हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैंने इन तीनों इफ को नंबर दे दिए 1 2 3, आप बताइए कौन सा वाला इफ किसके अंदर नेस्टेड है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला इफ है, दैट मीन्स ये वाला इफ, ये फर्स्ट वाले इफ के अंदर नेस्टेड है यानी बंद है, उसकी बॉडी के अंदर है। जबकि थर्ड वाला इफ है ये आपका फर्स्ट वाले इफ के अंदर नहीं है। फर्स्ट वाले इफ की बॉडी यहाँ पर खत्म हो जाती है, उसके बाद ये इफ इंडिपेंडेंटली अपने आप शुरू होता है। तो ये वाला जो थर्ड इफ है ये पहले वाले इफ के अंदर नहीं है। तो हम थर्ड वाले इफ को ये नहीं कहेंगे कि ये नेस्टेड है किसके अंदर, फर्स्ट वाले इफ के अंदर। तो जैसे अभी हमने देखा है कि इफ को हम नेस्टेड कर सकते हैं, तो क्या वैसे ही एल्स को भी हम नेस्टेड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर हमने ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है ये यहाँ बंद होता है, फिर हमने यहाँ एल्स यूज किया है, ये हमारा एल्स यहाँ बंद हो रहा है, ठीक है। फिर ये वाला जो इफ है इसकी बॉडी यहाँ पर जाके खत्म होती है। तो अगर मैं इफ एल्स को ये नंबर दे दूं 1 2 3, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो इफ है सेकंड वाला और ये एल्स जो थर्ड लाइन वाला है ये किसकी बॉडी के अंदर है, इस फर्स्ट वाले इफ के अंदर, क्योंकि फर्स्ट वाले इफ की बॉडी यहाँ जाके खत्म होती है। तो हम कहेंगे ये जो इफ एल्स है ये किसके अंदर नेस्टेड है, इस बड़े वाले इफ के अंदर। तो ये हो गया इफ एल्स की नेस्टिंग, किसके अंदर, इस वाले इफ के अंदर। उसी तरह से आप यहाँ देखें, ये जो पहला वाला इफ है इसका कर्ली ब्रैकेट आपको यहाँ मिल रहा है एंडिंग वाला, ये स्टार्टिंग है और ये वाला एंडिंग है। तो इस बड़े वाले इफ के अंदर अगर आप देखें, ये वाला इफ सेकंड वाला इफ लिखा हुआ है और ये जाकर के यहाँ बंद हो रहा है, इसकी बॉडी यहाँ खत्म हो रही है। अब इस सेकंड वाली इफ बॉडी के अंदर यहाँ देखिए, आपने ये थर्ड वाला इफ और ये एल्स ये लिखा हुआ है। तो ये इफ और एल्स किसके अंदर लिखा हुआ है, इस सेकंड वाले इफ के अंदर। तो आप कहेंगे सेकंड वाले इफ के अंदर इफ और एल्स नेस्टेड है यानी उसके अंदर बंद है, उसकी बॉडी के अंदर लिखे हुए हैं। और ये सेकंड वाला इफ खुद किसके अंदर बंद है, पहले वाले इफ के अंदर। तो आप कहेंगे सेकंड वाला इफ नेस्टेड है किसके अंदर, पहले वाले इफ के अंदर। तो इस तरीके से हम कितने लेवल की भी इफ एल्स की नेस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे इस फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल हमने देखा कि इफ के अंदर हमने इफ एल्स यूज कर सकते हैं, उसी तरह से आप एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज कर सकते हैं। ये हमारा ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इस इफ के बॉडी के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इस एल्स की बॉडी के अंदर ये वाला इफ और ये एल्स लिखा है। तो हम कहेंगे ये इफ एल्स इस वाले एल्स के अंदर क्या है, नेस्टेड है, बंद है। इस तरह से आप एल्स के अंदर भी इफ एल्स की नेस्टिंग कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, हम कितने भी लेवल की या किसी भी तरह की इफ एल्स की नेस्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्राम था जो अभी हमने डिस्कस किया था और ये हमने इफ एल्स की हेल्प से लिखा था, लेकिन इसमें हमारा इक्वलिटी वाला केस चेक नहीं हो रहा था जिसमें दोनों नंबर इक्वल हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसमें इक्वलिटी वाला केस हैंडल कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर हमने दो फ्लोट नंबर ले लिए हैं a एंड b और दोनों को स्कैन करा दिया है। फिर हमने चेक किया है क्या a b से बड़ा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको पता है कि आप प्रिंट करा देंगे a इज लार्जेस्ट नंबर। तो वही हमने यहाँ देखिए फ्लो चार्ट में भी लिखा है कि स्टार्ट करेंगे, फिर हम दो नंबर स्कैन करेंगे, फिर चेक करेंगे इज a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा होता है ये यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम प्रिंट करेंगे a इज लार्जेस्ट नंबर एंड देन उसके बाद हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी इफ तो हमारा खत्म हो गया, ये इफ वाला जो पाथ है वो तो हमने समझ लिया क्योंकि ये प्रीवियस जैसा ही है। सो दैट मीन्स हमारा ये वाला स्टेप तो कंप्लीट हो गया जब a ग्रेटर होगा। अब क्वेश्चन है, अगर a ग्रेटर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू होती 10 एंड b की वैल्यू होती 500, तो इस केस में हमारा b यानी 500 ग्रेटर है। तो इस केस में हमारा 10 500 से बड़ा नहीं है, तो हमारा इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगी, तो हमको एल्स में आना पड़ेगा। अब एल्स में आने पर हमारे पास कितने केसेस अभी बचे हुए हैं, तो अगर हम देखें हमारे पास अभी ये दो केसेस बचे हुए हैं।
हो सकता है कि ए और बी में से बी बड़ा हो तो हमको बी प्रिंट करना पड़ सकता है। और एक केस ये भी हो सकता है कि अगर ए और बी की दोनों वैल्यू सेम हो, दैट मीन्स लेट्स से ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, तो उस केस में भी क्या होता, 10 ग्रेटर देन 10 यहाँ फॉल्स हो जाता, और उस केस में भी हम एल्स पे आते। यानी दो केसेस हैं, जिन दो केसेस में हमको एल्स पे आना पड़ेगा। पहला जब बी बड़ा होता है, और दूसरा जब हमारा ए और बी इक्वल होता है। यानी ये दोनों केस हमें एल्स में हैंडल करने पड़ेंगे। तो यही मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में दिखाया है। अगर ए बी से बड़ा होने वाली ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, यानी हम एल्स में आ जाते हैं, तो अभी हमको यहाँ पर दो केसेस हैंडल करने पड़ेंगे। तो ये दोनों कंडीशन हम इफ एल्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इफ एल्स एक तरह से हमको दो रास्ते देता है, या तो इफ वाला काम होगा या एल्स वाला काम होगा। तो इस फ्लो चार्ट को हमने और एक्सटेंड किया है, और हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाली है, इज बी ग्रेटर देन ए। दैट मीन्स हम इस फॉल्स वाली लाइन में क्यों आए थे, क्योंकि हमको ए ग्रेटर नहीं मिला। तो हम यहाँ पर आए और हमने चेक किया कहीं बी तो ग्रेटर नहीं है। तो हमने चेक किया अगर बी ग्रेटर है ए से तो हम ट्रू कहेंगे, और हम कहेंगे बी इज लार्जेस्ट नंबर, एंड देन वी स्टॉप। एंड लास्ट कंडीशन है कि बी भी ए से ग्रेटर नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ से आए, ए भी ग्रेटर नहीं है बी से, तो हम फॉल्स वाली पे आए। फिर हमने चेक किया क्या बी ग्रेटर है ए से, नहीं। अगर ऐसा भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ए और बी हैं वो दोनों इक्वल हैं, और हम कहेंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो अब हम इसी चीज को हम यहाँ पर एल्स के अंदर लिखते हैं। हम एल्स के अंदर लिख सकते हैं इफ, यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे इफ बी ग्रेटर है ए से, तो हम कहेंगे प्रिंटफ बी इज ग्रेटर, एंड अदरवाइज जो हमारा यहाँ पर फॉल्स दिख रहा है बोथ नंबर्स आर इक्वल। और फिर हमने इस एल्स की बॉडी को यहाँ पर बंद कर दिया है, और ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ पर बंद हो गया है। दैट मीन्स ये वाला बॉडी खत्म हो गया है, और लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस एल्स के अंदर इफ एल्स को नेस्टेड किया है, यानी इफ एल्स नेस्टेड है इस वाले एल्स के अंदर। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो मैं दो नंबर इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से 10 एंड 20.6। हमारा 20.600 इज ग्रेटर आ गया। लेट्स से मैं ए की वैल्यू ज्यादा डालता हूँ, लेट्स से 20 एंड देन 1, तो हमारा आ गया 20 इज ग्रेटर। अब मैं दोनों नंबर इक्वल डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 10.9 एंड 10.9, तो हमारा आ गया बोथ नंबर्स आर इक्वल। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है। इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं बी को चेक करूं कि बी ग्रेटर है, दैट मीन्स यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मैं बी को प्रिंट कराऊं, तो यहाँ पर आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन होगी कि बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये ट्रू है तो आपका आ जाएगा बी इज ग्रेटर। और फिर अगर आप एल्स पे आते हैं तो अगेन आपके पास दो कंडीशन होंगी, या तो ए बड़ा होगा या दोनों नंबर इक्वल होंगे। तो उस केस में आपको यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी चेक करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा ताकि ए प्रिंट हो जाए। और अगर बी भी ग्रेटर नहीं है, एल्स के अंदर आए ए भी ग्रेटर नहीं है, तो एल्स जो ये वाला एल्स है ये वाला कहेगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। इस केस में भी आपका प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करेगा। दूसरी तरीके से इस प्रोग्राम को अगर मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ इफ में ये भी कर सकते हैं कि पहले ही आप दो नंबर को इक्वलिटी चेक कर लें कि ए और बी अगर इक्वल है, दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल इक्वल बी, और इस वाली लाइन के जगह आप लिख सकते हैं बोथ नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है तो आपको ये मैसेज प्रिंट करना है। और अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो आप एल्स में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी ये वाली कंडीशन मैच नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी। तो आप एल्स में आकर के अब चेक करेंगे क्या ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। दो ही तो कंडीशन बची ना। फिर तो आपने पहले चेक कर लिया कि इफ ए ग्रेटर देन बी तो ए बड़ा है, और अगर ये इफ गलत हो गया तो आप डायरेक्टली एल्स के अंदर आके कह सकते हैं कि कौन बड़ा है, बी बड़ा है। तो ये प्रोग्राम भी आपको परफेक्ट आंसर देगा। इफ एल्स की वर्किंग को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम और लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमको एक कैरेक्टर इनपुट करना है, फिर हमको बोला गया है कि अगर वो वैल्यू डिजिट है तो उसके अंदर 3 ऐड कर दीजिए। लेकिन आपको 3 तभी ऐड करना है जब आपकी वो डिजिट 0 से 7 के बीच में हो। तो डिजिट आपको पता है 0 1 2 ऐसे करके आपकी 9 तक होती हैं, लेकिन आपको 3 तब ही ऐड करना है जब आपके जो इनपुट डेटा है उसके अंदर डिजिट 0 1 2 या 7 इसके बीच की कोई भी डिजिट होगी तो ही 3 ऐड करेंगे। तो इस इंक्लूसिव का मतलब यही है, 0 भी होगी तो भी 3 ऐड कर देना, 7 होगी तो भी, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करके प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो लेट्स से आपके कैरेक्टर के अंदर 7 है तो आप 3 ऐड करके 10 जो आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। और अगर आपकी डिजिट 0 से 7 के बीच में नहीं है तो आप मैसेज प्रिंट कर देंगे डिजिट इज ग्रेटर देन 7। अगर कैरेक्टर ही डिजिट नहीं है
यानी कि अगर आपने 0 से 9 के बीच के अलावा कुछ और चीज़ डाली, लेट्स से एट द रेट या हैश या ABCD, तो आपको मैसेज प्रिंट करना है कि इनपुट इज नॉट ए डिजिट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक वेरिएबल है कैरेक्टर नाम का, उसके अंदर हमने लेट्स से 6 डाला, ठीक है, और 6 क्योंकि कैरेक्टर है तो हम सिंगल कोट्स में दिखा रहे हैं, यानी 6 की कोई एस्काई वैल्यू होगी। तो हमको पता है 0 अगर एक कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट है तो ये एस्काई वैल्यू लेता है 48। उसी तरह से 6 की भी स्काई वैल्यू होगी। अब क्योंकि 6 हमारा 0 से 7 के बीच में है तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इस 3 को ऐड करके हमको क्या मिलेगा, तो 6 की स्काई वैल्यू होती है 54। तो एक तरह से ये 3 आपका इस इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड होगा, तो 54 प्लस 3 कितना हुआ 57। तो हमको ये 57 स्टोर करना है किसके अंदर, एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर। तो हमने इंट a में 57 स्टोर कर लिया, और उसके बाद इस 57 को प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीजर वेरिएबल के अंदर आंसर स्टोर करना है और फिर उस रिजल्ट को प्रिंट करना है। और अगर इस कैरेक्टर के अंदर हमारी डिजिट 7 से बड़ी है, लेट से हमारी डिजिट है 9, तो हमको प्रिंट करना है कि ये 9 क्या है, ग्रेटर देन 7, यानी ये वाला मैसेज हमको प्रिंट करना है। एंड अगर इस कैरेक्टर के अंदर डिजिट के अलावा कुछ और है, लेट से हमने कैपिटल ए डाला या स्मॉल ए डाला कुछ भी, तो हमको नॉर्मली मैसेज प्रिंट करना है कि जो कैरेक्टर आपने डाला है या जो इनपुट डाला है वो एक डिजिट नहीं है। तो जो भी हमने समझा उसको मैंने फ्लो चार्ट के रूप में दिखा दिया है यहाँ पर। तो देखिए मैंने एक इनपुट किया है एक कैरेक्टर जो कि CH के अंदर स्टोर होगा। फिर मैंने चेक किया है इज मेरा जो CH है वो 0 से 9 के बीच में है, क्योंकि जो आप CH में डालेंगे वो कैरेक्टर होंगे, यानी डिजिट भी कैरेक्टर के रूप में होंगी। तो मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है 0 और 9 को भी। तो अगर मेरे 0 से 9 के बीच में कैरेक्टर के अंदर वैल्यू है तो मैं कहूँगा ट्रू, ठीक है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैं ट्रू पे आया और मैंने फिर चेक किया कि अगर वो कैरेक्टर 0 से 7 के बीच में है और इक्वल टू केस मैंने लिखा है, तो ट्रू कहने पर मैं कह दूंगा यस, मैं ए के अंदर CH प्लस 3 कर दूंगा। तो ए हमने माना है यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, और मैं प्रिंट ए कर दूंगा एंड देन मैं स्टॉप हो जाऊंगा। अगर मेरा कैरेक्टर के अंदर 0 से 9 के बीच की डिजिट तो है, लेकिन लेट से CH में मेरा 8 है, तो मैं यहाँ तो आ जाऊंगा ट्रू होने पर क्योंकि डिजिट तो है, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि CH के अंदर तो आपका सिंगल कोट्स में एक तरह से कह सकते हैं 8 स्टोर है। तो फॉल्स होने पर हम यहाँ पर आएंगे और कह देंगे डिजिट इज ग्रेटर देन 7। और लास्ट केस है अगर हमारा कैरेक्टर 0 से 9 के बीच में ही नहीं है, मतलब आपने इस कैरेक्टर के अंदर लेट से ए डाला है, तो आपको ये कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी और आप फॉल्स होने पर कह देंगे कि इनपुट ही आपका डिजिट नहीं है। तो आपने यहाँ पर प्रिंट भी लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक छोड़ दिया है। प्रोग्राम की भाषा में अगर समझे तो हम कह सकते हैं ये हमारा इफ हो गया, ठीक है, और इस इफ के अंदर दो कंडीशन है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इफ हो जाएगा और ये हमारा एल्स हो जाएगा। तो ये वाला इफ और ये वाला एल्स किसके अंदर एनक्लोज होंगे, इस बड़े वाले इफ के अंदर, यानी ये दोनों इफ और एल्स नेस्टेड होंगे इस इफ के अंदर। एंड ये हमारा एल्स हो जाएगा किसके लिए, इस वाले इफ के लिए। तो हमने देखा कि अगर हमारी सिंपल दो कंडीशन है तो हम नॉर्मली इफ एल्स को यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा कंडीशंस अगर हमको दिख रही हैं तो हमारा सिंपल इफ एल्स से काम नहीं बन पाएगा, हमको नेस्टेड करना पड़ेगा इफ एल्स को। तो चलिए अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सोल्यूशन लिख दिया है प्रोग्राम का। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर इनपुट कराया है CH के अंदर और CH मैंने कैरेक्टर टाइप का लिया है। फिर उसके बाद मैंने इफ के अंदर लिखा है अगर 0 से 9 के बीच की कोई भी डिजिट है तो मैं कुछ काम करूंगा इस इफ एल्स के अंदर, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं एल्स प्रिंट कर दूंगा कि इनपुट आपका डिजिट नहीं है। फिर अगर डिजिट है हमारा तो हमने इफ के अंदर आए हैं और हमने चेक किया है अगर 0 से 7 के बीच में है तो मैंने क्या किया है CH के अंदर यानी इनपुट वाले वेरिएबल के अंदर 3 ऐड कर दिया है। ध्यान दीजिएगा 3 मतलब एक इंटीजर नंबर डाला है। ध्यान दीजिएगा 3 मैंने सिंगल कोट्स में नहीं लिखा है क्योंकि 3 मतलब एक इंटीजर वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो ए में चला जाएगा और मैं ए को प्रिंट करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लिया है ए, और आप चाहें तो इस ए को ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पर भी इंट ए लिख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से डेटा टाइप हटा सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और इस एल्स की बॉडी को प्रिंट करने के बाद फिर मैं कहाँ जाऊंगा, रिटर्न 0 के पास। क्यों, क्योंकि हमने देखा इफ तो ट्रू हो गया था तो एल्स तो कभी एग्जीक्यूट होने का ही नहीं। बस हमको ये देखना है अब इफ के अंदर इफ एल्स में से, इन वाले इफ एल्स में से कौन एग्जीक्यूट हुआ, तो कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ हमारा एल्स हुआ था, ठीक है, एल्स एग्जीक्यूट करने के बाद नॉर्मली रिटर्न 0 के पास जाओ।
उसी तरह से इफ एग्जीक्यूट करने के बाद भी आपको रिटर्न 0 के पास जाना पड़ेगा, एल्स के पास तो नहीं आ सकते क्योंकि इफ की बॉडी तो ट्रू हो गई थी ना। तो मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए 51 आ रहा है कि 0 की स्काई वैल्यू होती है 48, तो 48 प्लस 3 करेंगे तो हमें 51 मिलेगा। मुझे आंसर आया कि डिजिट तो ग्रेटर देन 7 है। एंड लेट्स से मैं डिजिट के अलावा कुछ और डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्यू डालता हूँ, तो क्यू हमारा एक अल्फाबेट है, तो हमको आ गया कि इनपुट एक डिजिट है ही नहीं। तो हमने नेस्टेड इफ एल्स की वर्किंग को समझ लिया प्रोग्राम की हेल्प से। अब हम एल्स इफ को समझने से पहले एक कोड देखते हैं और इस कोड का आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को आईडी में चला करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा आंसर आ रहा है a इक्वल टू 0 और फिर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। सो लेट्स सी हमारा ये आउटपुट कैसे आया। तो देखिए a और b दोनों में 0 0 है। फिर हमने यहाँ पर if यूज किया है, ये if यहाँ खत्म होता है, और फिर हमने else यूज किया है। else के अंदर केवल ये printf है क्योंकि यहाँ कोई कर्ली ब्रैकेट भी नहीं है। एंड इस if के अंदर हमारा एक और if है। तो हम पहले देखते हैं if not of a। not of a का मतलब a को इन्वर्ट कर दो, तो a के अंदर क्या है 0, तो 0 का अपोजिट हो जाएगा 1, और 1 को क्या माना जाता है ट्रू। तो if ऑफ ट्रू मतलब आप if की बॉडी के अंदर आ जाइए। if की बॉडी के अंदर आए तो यहाँ देखा हमने printf a यानी a की वैल्यू को प्रिंट कराओ। तो a की वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 प्रिंट करा दिया। इस वाली लाइन से a की वैल्यू को चेंज नहीं होगी, a की वैल्यू केवल टेम्पररी टाइम के लिए 1 हो गई थी इस नॉट को लगाने से। हम b इक्वल टू नॉट ऑफ a करेंगे, इसका मतलब है b इक्वल टू नॉट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, वो तो 0 ही मेमोरी में। अब 0 का नॉट 1, ठीक है, तो ये 1 चला गया b के अंदर, तो हमारा मेमोरी में 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट चेक कर रहे हैं इफ नॉट ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1, और 1 को क्या माना जाता है ट्रू, तो ये हो गया ट्रू। यानी इफ ऑफ ट्रू मतलब इफ की बॉडी में आओ, इफ की बॉडी में केवल एक लाइन लिखी है a इक्वल टू नॉट ऑफ b। b की वैल्यू को इन्वर्ट करो, b की वैल्यू 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 0, तो a में क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट है a और b की वैल्यू को प्रिंट करो, तो a और b की वैल्यू क्या है 0 एंड 1, तो हमारा आउटपुट आ गया 0 एंड 1। अब क्योंकि ये वाला इफ हमारा ट्रू हो गया था, तो हम इस एल्स की बॉडी को तो एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ से अब हम सीधे एल्स के बाहर रिटर्न 0 पे आ जाएंगे। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज एल्स इफ, और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो ये हमारा एल्स इफ का सिंटैक्स है। तो देखिए एल्स इफ ये हमने यहाँ पर लिखा है, और एल्स इफ के साथ एक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। ऊपर हमारा इफ है, नॉर्मली जैसे हम यूज करते हैं एक कंडीशन या एक्सप्रेशन देते ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमने इफ एल्स जब समझा था, तो इफ के साथ जब हम एल्स यूज कर रहे थे तो कोई भी कंडीशन नहीं दे रहे थे, केवल हम लिखते थे एल्स और उसकी बॉडी लिखते थे। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, क्या, हम एल्स के साथ अगर हम ऐसे इफ लगा देते हैं तो वो एल्स इफ बन गया, और यहाँ पर एक हम कंडीशन भी दे रहे हैं, फिर हम उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो भी लिखना चाहे लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आप जब भी ऊपर से आएंगे आप पहले इफ के अंदर की एक्सप्रेशन को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो नॉर्मली आप इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, एंड देन इसके बाद आप बाहर आ जाएंगे इसके इफ की बॉडी के, एल्स इफ को नहीं देखेंगे। अब ये भी हो सकता है कि इफ की जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो जाए। फॉल्स होने पर जैसे हम एल्स पे आते थे उसी तरह से हम एल्स इफ पे आएंगे। एल्स में हम क्या करते थे, डायरेक्टली हम उसकी बॉडी में चले जाते थे, लेकिन एल्स इफ में एक कंडीशन लिखी हुई है। तो एल्स इफ में हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन को यानी इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू मिलती है हम तब ही इस बॉडी के अंदर जाएंगे, एल्स इफ की बॉडी के अंदर, और उसके बाद हम नॉर्मली बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन 2 का आंसर हमको फॉल्स मिला तो हम इस एल्स इफ की बॉडी के अंदर भी नहीं जाएंगे, सीधे हम इस एल्स इफ के बाहर आ जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर इफ फॉल्स हो जाता है, एल्स इफ इसकी एक्सप्रेशन 2 ये भी फॉल्स हो जाती है, तो हम ना इफ के अंदर गए ना एल्स इफ के अंदर गए, डायरेक्टली हम यहीं पर आएंगे। हम एल्स इफ को एक से ज्यादा बारे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इफ लिखा है, देन उसके बाद एल्स इफ लिखा है, एक कंडीशन दे दी, और उसके बाद फिर से हमने एल्स इफ लिखा है और कुछ कंडीशन या एक्सप्रेशन फिर से दे दी, और उसके बाद हमने कुछ और स्टेटमेंट जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जो कि किसी भी बॉडी का पार्ट नहीं है। यहाँ पर दिखाया है कि हमने इफ लिखा है, एल्स इफ लिखा है, और उसके बाद हमने एल्स लिखा है, तो ये भी परफेक्टली वैलिड है। दैट मीन्स हम एल्स इफ लिखने के बाद अगर एल्स लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है,
अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई इफ की, तो हम कहेंगे ठीक है, इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करो और फिर नॉर्मली बाहर आ जाओ। ठीक है, एल्स इफ या एल्स किसी को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। दूसरा, अगर इफ ट्रू नहीं होता यानी ये फॉल्स हो जाता, तो हम क्या करते? तो हम कहते चलो ये फॉल्स हो गया, कोई बात नहीं, एल्स इफ को चेक करो। एल्स इफ को चेक करो, एल्स इफ की अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो अच्छा है, हम इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देंगे। और फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या हम एल्स पे जाएंगे? नहीं, फिर हम एल्स पे नहीं जाते हैं, फिर हम बाहर आ जाते हैं फिर से। नाउ नेक्स्ट केस ये भी हो सकता है, जैसे इफ फॉल्स हुआ, हम एल्स इफ पे आए, यहाँ एक्सप्रेशन 2 को चेक किया, ये फॉल्स मिल गई, यानी कि हम इस एल्स इफ की बॉडी के अंदर भी नहीं आएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास एक लास्ट सहारा बचा, कौन? एल्स। हम एल्स के पास आएंगे और एल्स कहता है मेरे सामने कोई कंडीशन नहीं है, तुम मेरे अंदर आराम से ऐसे ही आ सकते हो। तो हम नॉर्मली एल्स की बॉडी को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे, जो भी यहाँ लिखा होगा, और उसके बाद हम इस लाइन पर फिर से आ जाएंगे। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें हमने कई सारे एल्स इफ यूज किए हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो गया तो हम इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएंगे। अगर ये फॉल्स हो गया तो हम नेक्स्ट एल्स इफ पे आते हैं, उसको चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू हो गया तो हम इसके अंदर जाते हैं और फिर नॉर्मली बाहर आ जाते हैं। अगर ये भी फॉल्स हो गया, दैट मीन्स इफ भी फॉल्स एल्स इफ भी फॉल्स, तो हमारा एक सहारा अभी और है, एल्स इफ, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। अगर ये ट्रू मिला तो हम इसकी बॉडी में जाएंगे, लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गया तो हम इसकी बॉडी के अंदर भी नहीं जाएंगे। दैट मीन्स ना इफ एग्जीक्यूट होगा, ना एल्स इफ होगा, ना एल्स इफ होगा, और हम केवल इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये कोड लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ इफ भी लिखा है और एल्स इफ भी लिखा है। तो आपको बताना है इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ हमारे पास ए और बी दो इंटीजर वेरिएबल हैं, ठीक है। फिर हमने इफ यूज किया है, ये इफ की बॉडी है, और ये एल्स इफ की बॉडी। यहाँ पर लिखा है 6 + 7, 6 + 7 होता है 13, और 13 का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पर इफ ऑफ ट्रू का मीन्स हो गया आप इफ की बॉडी में जाएंगे, दैट मीन्स इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और एल्स इफ को छोड़ देंगे। दैट मीन्स ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये वाली लाइन तो बाहर है, तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, क्योंकि ये ना इफ के अंदर है ना एल्स इफ के अंदर। तो ये हो गया ट्रू। तो ट्रू होने पर हम यहाँ पर आए और इस प्रिंट एफ में लिखा है हेलो प्रिंट करो, तो हमारा हेलो प्रिंट हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखा है ए में -15 डाल दो, तो ए में -15 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ -15 आ। नेक्स्ट लिखा है ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? तो -15 और 0 आ गया। एंड इस लाइन के बाद हम जाएंगे सबसे बाहर, एल्स इफ के बाहर भी। तो इस लाइन में लिखा है ए की वैल्यू को प्रिंट करो, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू तो -15 है, तो फिर से -15 आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ हमने इफ यूज किया है, फिर हमने एल्स इफ यूज किया है, फिर हमने फिर से एल्स इफ यूज किया और लास्ट में हमारा एल्स है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों में 0 है। फिर हमने बोला है इफ 6 - 6, तो 6 - 6 मतलब 0 हो गया। अब 0 क्या होता है? फॉल्स माना जाता है। तो इफ फॉल्स आ गया, इसका मतलब आप इफ की बॉडी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? इस नेक्स्ट एल्स इफ के अंदर। एल्स इफ में पहले कंडीशन चेक करो, इसके अंदर लिखा है ए। ए मतलब ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ फॉल्स। एल्स इफ के अंदर भी नहीं जाएंगे। तो अब क्या करें? तो अब हम नेक्स्ट एल्स इफ पे आते हैं। नेक्स्ट एल्स इफ में लिखा है नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू का इन्वर्ट करो। तो ए की वैल्यू 0 है, तो 0 का अपोजिट 1, और 1 होता है ट्रू। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसकी बॉडी के अंदर लिखा है ए की वैल्यू को प्रिंट करो। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारी 0 ही है, तो हमारा आंसर आ गया ए इक्वल टू 0। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम इस एल्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सब में से कोई एक ही तो ट्रू होना था, उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया हमने इस वाले एल्स इफ के कारण। तो हम इस एल्स पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ मान रहे हैं यहाँ रिटर्न 0 लिखा है, दैट मीन्स प्रोग्राम अब खत्म हो गया। हम देखते हैं कि एल्स इफ को हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो हमने फिर से सेम क्वेश्चन लिया है, हमको दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है, और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो प्रिंट करना है बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन अभी हमने बनाया था नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन में जैसा आपको पता है कि हमारे पास 3 कंडीशन है, या तो ए प्रिंट कर सकते हैं, या हम बी प्रिंट कर सकते हैं, या अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो हमको प्रिंट करना होगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एल्स इफ की हेल्प से बनाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। तो हमने दो नंबर स्कैन किए हैं, ए और बी, एज यूजुअल पहले जैसे। फिर हमने यहाँ पर इफ एल्स इफ यूज किया है, तो हमने इफ में चेक किया है क्या ए बी से बड़ा है, तो अगर ऐसा है तो ए ग्रेटर है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा हुआ? हो सकता है बी बड़ा हो सकता है दोनों नंबर इक्वल हो। तो हमने कहा ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है तो चेक कर लो
क्या बी ए से बड़ा है? तो हमने कहा यस, तो बी बड़ा है। अच्छा, अगर बी भी ए से बड़ा नहीं है तो क्या मतलब हुआ? तो तीसरी कंडीशन तो केवल एक ही बची, क्या? कि ए बी के बराबर हो। तो हमने यहाँ चेक किया है ऑल्दो कि एल्स इफ ए बी के बराबर है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होनी ही होनी है। अगर ये भी फॉल्स हुआ और ये भी अगर फॉल्स हुआ तो हम कह देंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो यानी यहाँ पर हमारा फ्लो इस तरह से चला, अगर ये नहीं तो ये, और ये भी नहीं तो ये। और हमको ये तीसरी वाली एल्स इफ, ये तो हमको प्रिंट कराना ही कराना है। अगर हमारा ये इफ और ये वाला एल्स इफ गलत भी होता है, क्योंकि अगर दोनों नंबर एक दूसरे से बड़े नहीं है दैट मीन दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक तरह से डिफॉल्ट केस बन गया। तो हम यहाँ पर सिंपल एल्स लिख सकते हैं और हमको ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे एल्स प्रिंट है बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो दोनों आंसर ठीक है, आप एल्स इफ लिखें या एल्स लिखें, बट ये है कि एल्स इफ लिखना यहाँ ज़्यादा जरूरी है नहीं। तो एल्स से काम बन रहा है तो आप एल्स लिख दें ताकि आपका कोड थोड़ा और रीडेबल बन जाए और छोटा भी दिखेगा। तो अब हम इस एल्स इफ के प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए, अगर मैंने 10 10 दोनों सेम डाला तो आ रहा है बोथ नंबर्स आर इक्वल। और अगर मैं 10 20 डालता हूँ दैट मीन बी ग्रेटर है तो 20 इज ग्रेटर। और अगर मैं यहाँ एल्स इफ की जगह एल्स लिखता हूँ तो अगर मैं दोनों को 10 और 10 डालूं तो भी ठीक आ रहा है, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या ये क्वेश्चन एल्स इफ से बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन अभी अभी हमने बनाया था नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से। तो कुछ इस तरह का कोड हमने लिखा था नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से। यहाँ पर हमने कैरेक्टर स्कैन किया है, ऐसी लाइनें लिखी हैं, वो मैंने डॉट डॉट से दिखा दिया है। तो अगर हम देखें क्या हम इसको एल्स इफ से बना सकते हैं, यहाँ पर हमने चेक किया था कि डिजिट है अगर हमारा कैरेक्टर तो हमको ये वाला काम करना है, और अगर नहीं है तो हमको ये काम करना है। तो अगर हम यहाँ पर एल्स इफ लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं? यस, एल्स इफ अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हमको कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ मुझे ऐसी कंडीशन देनी है कि जो एग्जीक्यूट होने पर हम इसके अंदर आ जाएं। और इस एल्स पे मैं क्यों आ रहा था? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी। तो मुझे यहाँ पर ऐसी कंडीशन लिखनी है जो इसके जस्ट अपोजिट हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ, तो हम कुछ इस तरह से कंडीशन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है और फिर यहाँ पर नॉट लगा दिया है, और फिर इस टोटल के बाहर मैंने इफ यूज किया है। तो ये सेम कंडीशन है जो हमने यहाँ लिखी है। इसका मतलब अगर मेरा कैरेक्टर 0 से 9 के बीच में नहीं है तो मैं इसके अंदर आऊँ। दैट मीन्स अगर लेट्स से यहाँ पर मैंने CS के अंदर A दिया होता तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती। फिर हम एल्स इफ पे आते। एल्स इफ कहता है यहाँ फिर से चेक करो, तो यहाँ फिर से चेक करने पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती, क्योंकि ये तो सेम वही वाली है, तो फॉल्स हो गई। अब मुझे तो अंदर आना है ना, तो मैंने इस फॉल्स का क्या कर दिया, नॉट कर दिया। नॉट क्या कर देगा, इस फॉल्स को ट्रू बना देगा। तो अब इस एल्स इफ के अंदर टोटल क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर ये एल्स इफ लिखना अननेसेसरी है। क्यों अननेसेसरी है? ऑल्दो मेरा प्रोग्राम तो ठीक चलेगा, लेकिन मैं इतनी बड़ी कंडीशन लिख रहा हूँ, जबकि मेरा काम सिंपल एल्स से हो जाता। तो इतनी बड़ी कंडीशन लिखने से कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है, मेरा प्रोग्राम ही और लेंदी और अनरीडेबल बन रहा है। तो प्रोग्राम तो एल्स इफ से हम बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में एल्स ज्यादा बेहतर है। उसी तरह से अगर आप यहाँ एल्स इफ यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। यही कंडीशन आप यहाँ लिख दीजिए और नॉट लगा दीजिए। अगेन अननेसेसरी हो जाएगा यहाँ पर एल्स इफ लिखना, क्योंकि जब एल्स से काम यहाँ बन रहा है तो एल्स इफ लिख करके इतनी सारा कोड को लेंथी और अनरीडेबल हम क्यों बनाएं। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया, जहां पर हमारा एल्स और एल्स इफ दोनों से काम बन रहा है तो हम एल्स को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में हमें ऐसा हो रहा है कि एल्स लिखने से हमें गलती हो रही है और एल्स इफ अगर लिखें तो ही हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करेगा, तो हमको एल्स इफ ही लिखना चाहिए। तो वीडियो खत्म करने से पहले हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम को एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स दोनों से बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, हमको एक नंबर एंटर करना है और चेक करना है वो नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो अगर हमने लेट से 6 डाला तो 6 हमारा पॉजिटिव नंबर है। अगर हमने लेट से कुछ -6 डाला होता तो हम कहते -6 इज नेगेटिव नंबर। और अगर हमने नंबर डाला था 0 तो हम कहते इट इज 0। तो अगर हमारा नंबर ए में स्टोर है तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास 3 कंडीशन है। इसको हम एल्स इफ से बहुत आसानी से बना सकते हैं। या तो हमारा नंबर ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके खुद प्रोग्राम एक बार बनाएं। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया है एल्स इफ की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने नंबर स्कैन किया है ए के अंदर, और अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हम इफ पे आएंगे, नेगेटिव है तो इस एल्स इफ पे आएंगे, और अगर हमारा 0 है तो इस पे आएंगे। तो लेट्स से ए के अंदर अगर हमारा 6 है
तो हम कहेंगे 6 ग्रेटर देन 0, यस, तो हम कहेंगे 6 इज पॉजिटिव नंबर और उसके बाद हम रिटर्न 0 पे आ जाएंगे। अगर हमारा नंबर -6 होता तो हमारा ये इफ तो गलत हो जाता, तो हम यहाँ आते एल्स इफ, क्या -6 0 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम कहेंगे नेगेटिव नंबर है हमारा और हम फिर रिटर्न 0 पे आ जाएंगे। अगर हमारा नंबर अगर हमारा नंबर ए के अंदर 0 होता तो हम कहते ना 0 0 से बड़ा भी नहीं है, फॉल्स। क्या 0 0 से छोटा है? ये भी नहीं है। तो हम लास्ट में आते एल्स इफ पे, हम कहते क्या हमारा ए में जो 0 है वो 0 के बराबर है? हम कहते यस। तो यस होने पर हम कहते इसकी बॉडी को प्रिंट करो नंबर इज 0। अगेन हम यहाँ केवल एल्स भी लगा सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट केस है कि अगर पहली दो कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो फाइनली नंबर आपका 0 ही होना है। तो आपका ये प्रोग्राम यहाँ पर एल्स इफ के बिना भी लास्ट वाले स्टेटमेंट में बन जाएगा। अब अगर हम सेम प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स से बनाएं तो भी आप बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा नेस्टेड इफ एल्स से है। यहाँ पर हमने चेक किया है नंबर पॉजिटिव है, इस एल्स के अंदर हमने चेक किया है नंबर हो सकता है नेगेटिव हो और हो सकता है हमारा 0 हो। तो अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हमने कहा ए ग्रेटर देन 0 इज ट्रू, तो हम कह देंगे ए इज ग्रेटर और फिर हम यहाँ पर रिटर्न 0 कर देंगे। अगर हमारा नंबर नेगेटिव होता तो हम कहते लेट्स से ए में हमारा -6 है, तो हम कहते -6 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हम एल्स पे आते और कंडीशन पहले चेक करते। -6 नेगेटिव है तो हम ये प्रिंट करेंगे और फिर रिटर्न 0। और अगर हमारा नंबर 0 होता तो हम कहते 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो हम एल्स पे आए और यहाँ चेक किया 0 0 से छोटा भी नहीं है, ओके। तो फाइनली हमारा एल्स हो जाएगा प्रिंट नंबर इज 0। अब कोई कहता है इस प्रोग्राम में क्या हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एल्स इफ ए इक्वल इक्वल 0 लिख दें तो भी बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप इफ के साथ एल्स इफ तो यूज कर ही सकते हैं, तो उस केस में भी ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने एक तरह से कह सकते हैं इफ और एल्स इफ को नेस्ट कर दिया किसके अंदर? इस एल्स के अंदर। So this was all about nested if else and else if. So just to test your knowledge, आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा A है 0 और B भी है 0 और हमने if यूज किया है यहाँ पर और ये हमारी if की बॉडी है, फिर हमने फिर से if यूज किया है और यहाँ else यूज किया है और ये हमारी लास्ट लाइन है। तो देखिए if not of A हमें क्या देगा? यानी 0 का अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या होता है? 1, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो इफ ऑफ 1 मतलब ट्रू, तो ट्रू होने पर हम प्रिंटफ के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर प्रिंटफ में क्या लिखा है? हेलो, तो हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने ए की वैल्यू में -15 डाला है, यानी ए में -15 आ गया एंड इसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराया है। अब क्वेश्चन है कि हमारा ये इफ तो एग्जीक्यूट हो गया, अब ये इफ एल्स कोई इसके अंदर तो है नहीं, ये तो बाहर है। अब हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? तो अगर हम अपने कंसेप्ट चलें, इफ अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ आता है? अपनी बॉडी के बाहर, यहाँ आएगा। यहाँ अगर उसको डायरेक्टली एल्स मिलता तो वो उस एल्स को छोड़ देता, लेकिन यहाँ पर तो उसे क्या मिल रहा है? उसे मिल रहा है इफ, ठीक है। तो ये इफ दोबारा एग्जीक्यूट हो सकता, तो ये इफ एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ एल्स होता तभी हम कहते कि ये इफ और वो एल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता अगर ये इफ एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर इफ होता है तो हम इस पर आते ही आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? नॉट ऑफ ए प्लस 1 लिखा है, यानी कि ए की वैल्यू जो -15 है उसमें +1 कर दो। तो नॉट ऑफ -15 क्या बना देगा इस? तो नॉट ऑफ -15 का मतलब है इस वैल्यू का नॉट। तो -15 एक ट्रू वैल्यू है, ट्रू का नॉट वो हो जाएगा 0 और 0 + 1 दैट मीन्स 1। तो इफ ऑफ 1 मतलब ट्रू, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा है परसेंटाइलिटी लेट्स सी और यहाँ ए लिखा है, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, यहाँ आएगा -15 लेट्स सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इस एल्स पे आएंगे? नहीं, इस एल्स पे हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पर एक कंसेप्ट है, ये वाला जो एल्स है ये एक्चुअल में इस वाले इफ से चिपका हुआ है, ये एक तरह से इसका साथी है। तो अगर ये इफ एग्जीक्यूट हो गया यानी ये ट्रू हो गया तो हम इस एल्स पे नहीं आएंगे, तो हम इस गुड को प्रिंट नहीं करेंगे, सीधे हम इस क्वेश्चन वाली चीज पर आ जाएंगे और हम प्रिंट कर देंगे क्वेश्चन। तो हमारा ये 4 लाइनें एज अ आउटपुट आ जाएंगी। यहाँ हमारे 2 कंसेप्ट थे, अगर इफ के नीचे फिर से इफ है तो दोनों इफ एग्जीक्यूट होते हैं, दोनों एक तरह से अपनी कंडीशन चेक करते हैं। और जो सबसे लास्ट में एल्स है
वो एक तरह से नियरेस्ट वाला जो इफ होता है उससे रिलेटेड होता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन। तो आपने जो भी कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं उन सभी की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज। उस प्लेलिस्ट में आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो पहले प्रोग्राम में आपको बताना है कि अगर आपने कोई कैरेक्टर इनपुट किया तो आपको बताना है कि वो कैरेक्टर आपका लोअर केस में है या अपर केस में है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में जो भी लेटर्स होंगे वो सभी अपर केस में है और जो भी स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में होते हैं वो हमारे लोअर केस में है। तो आपको इस तरीके से किसी भी कैरेक्टर का केस डिटेक्ट करना है और आपको प्रिंट करना है कि वो लोअर केस में है इनपुट कैरेक्टर या अपर केस में है। इस क्वेश्चन में आपको लोअर केस और अपर केस तो डिटेक्ट करना ही है, उसके साथ साथ अगर आपको पता चला कि जो आपने इनपुट कैरेक्टर किया है वो अपर केस में है तो आपको उसको लोअर केस में बदलना है, और अगर इनपुट वाला कैरेक्टर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में बदलना है, और केस चेंज करने के बाद आपको वो आंसर प्रिंट भी करना है। क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स दिए जाएंगे और आपको उन तीनों इनपुट किए हुए नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा उसको प्रिंट करना है, और उसी तरह से आपको 3 नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर भी निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जो कि कुछ ऑपरेशन कर सकता है। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे रियल लाइफ में आपके पास कैलकुलेटर होता है तो उसमें आप कोई भी दो नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे आप ये ऑपरेशन करते हैं? आप दो नंबर देते हैं और उसके बाद जो आप बटन दबाओगे ऑपरेशन वाला, फॉर एग्जांपल आपने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा तो जो भी दो नंबर आपने दबाए हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3, तो 2 और 3 का आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपने 2 और 3 दबाया और फिर प्लस साइन दबाया तो आपको एडिशन मिलेगा। तो इसका मतलब यूजर जो ऑपरेशन करना चाहेगा उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यूजर से चॉइस मांगनी है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, और दूसरा आपको दो नंबर भी मांगने हैं जिनके ऊपर आपको इनमें से कोई एक ऑपरेशन करना होगा और वो रिजल्ट आपको प्रिंट करना है। दैट मीन्स चारों रिजल्ट एक साथ नहीं आने चाहिए। जो यूजर ऑपरेशन कहेगा उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग केवल वही वाला ऑपरेशन अप्लाई होना चाहिए और केवल उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर आपने 2 और 3 इनपुट किए नंबर और आपने प्लस बोला तो आपका आंसर आना चाहिए 5। ऐसे ही अगर आपने दोबारा प्रोग्राम चलाया और आपने नंबर दिया 5 और 6 और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन की बोला तो आपका आंसर आना चाहिए केवल 30। नाउ 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको एक ईयर इनपुट करना है और आपको बताना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो मे भी आपने सोचा होगा कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली वो लीप ईयर होता है। तो अगर हम 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ये लीप ईयर होता भी है। लेकिन अगर 1900 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 1900 लीप ईयर नहीं होता है। तो दैट मीन्स केवल 4 से डिवाइड करना सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं लीप ईयर को चेक करने के लिए। और वो क्या कंडीशंस है? उन कंडीशंस को चेक करने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी कमेंट, क्वेरी या सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।